आज हम लोग 3 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 प्रश्न बहुत शानदार है, शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चंस को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस कहता क्या है, क्वेश्चन को याद कीजिए, उसके बाद आंसर आप लिख पाएंगे। सबसे पहला जो चीज़ें है वो है आपका एबनॉर्मल यूटेरिन्स एक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूटेरिन एक्शन। तो ये जो है क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि यूटेरिन एबनॉर्मल यूटेरिन एक्शन क्या होता है, मीन्स असमान गर्भाशय संकुचन क्या होता है या गर्भाशय की असमान क्रियाएं क्या होती है, ठीक है। धीरे व तेज़ी से सिकुड़ने की क्रिया का वर्णन करना है, मतलब जो संकुचन की क्रिया जो धीरे और जो तेज़ी से होती है इसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग गर्भाशय के संकुचन या असमान क्रियाएं इसी को कहते हैं, देखते हैं यूटेरिन एक्शन के बारे में। ओके, सबसे पहला देखिएगा यहाँ पे कि एबनॉर्मल यूटेरिन एक्शन मीन्स गर्भाशय की असमान क्रियाएं क्या होती है। सामान्यतः प्रसव प्रक्रिया के समय गर्भाशय में संकुचन कंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जो एक समान रहते हैं, परंतु कुछ परिस्थिति में ये संकुचन असमान हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब डिलीवरी जब प्रसव की प्रक्रिया होती है ऑब्स्ट्रक्ट की, तो उस समय जो यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है वह कंट्रैक्शन जो है समान होता है, समान रहता है, ठीक है। किस समय? प्रसव प्रक्रिया के समय गर्भाशय का संकुचन समान होता है, परंतु कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पर ये जो संकुचन समान होता है यह समान नहीं होकर कुछ ऐसे परिस्थिति होते हैं जहां पे असमान होते हैं, ठीक है। अब किन किन परिस्थिति में यह असमान होता है संकुचन, चीज़ों को देखिए। जैसे एक समान अंतराल पर नहीं होना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में देखिए संकुचन का समान कब नहीं होगा, तो जब एक समय अंतराल पर ये संकुचन नहीं होगा मतलब असमान है। कभी तीव्र होगा, कभी धीरे धीरे संकुचन होगा। संकुचन मतलब समझ रहे हैं ना, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, तो ये सिकुड़न जो है एक समय अंतराल पर नहीं होगा, या कभी तेज़ी से सिकुड़न होगा, कभी धीरे धीरे होगा, जिससे प्रसव प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। इसी को असमान गर्भाशय क्रियाएं या असमान संकुचन कहते हैं। सीधा समझिए कि असमान का मतलब होता है कि कभी धीरा, कभी धीरे धीरे और कभी तेज़ी के साथ जो है यह जो गर्भाशय है उसका संकुचन होना ही जो है असमान गर्भाशय क्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। अब ये होता कब है, तो कभी कभी समय अंतराल जो है बहुत जो है समान नहीं होते हैं, कभी कभी तीव्र होते हैं, कभी कभी धीरा होता है, मतलब बिल्कुल जो कंट्रैक्शन होता है यूट्रस का वह जो है एबनॉर्मल हो जाता है, असमान होता है। और समान का मतलब क्या है कि कभी संकुचन धीरे धीरे होगा, कभी यूट्रस का संकुचन तेज़ी के साथ होगा, और कभी जो है बिना कोई समय अंतराल के कोई ठीक नहीं रहेगा कि कब होगा कब नहीं होगा, जबकि प्रसव प्रक्रिया के दौरान एक समान यह होना चाहिए। वैसे एक समान नहीं होता है, और नहीं में क्या क्या होता है, तो ये सारे चीज़ें होता है, तो इसीलिए हम इसको असमान गर्भाशय क्रियाएं या असमान गर्भाशय संकुचन कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसका कारण देखते हैं, कॉज देखते हैं। कॉज क्या है देख लीजिए। कॉज का मतलब होता है कि अधिक आयु में प्रथम बार की गर्भावस्था, ठीक है। अगर कोई फीमेल है अधिक आयु का है और प्रथम बार अगर वह प्रेगनेंसी में है तो यह कारण बनता है कि उसका संकुचन प्रसव क्रिया में असमान हो, ठीक है। बहु प्रसव मतलब मल्टीग्रेविडा, मतलब एक से अधिक प्रसव हुआ हो, ठीक है। अवधि के पहले प्रसव क्रिया प्रारंभ होना, मतलब जो समय है उससे पहले ही जो है डिलीवरी का प्रक्रिया जो है शुरू हो जाना। भय व चिंता सताना, श्रोणि का संकरा होना, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, संकरा होना। कुस्थित माल पोजीशन अथवा कुप्रस्तुति माल प्रेजेंटेशन, मतलब जो कुस्थिति जो पोजीशन होगा वह जो है अलग होगा, या जो है माल प्रेजेंटेशन मतलब कुप्रस्तुति होगा। ओके, उसके बाद है यूट्रस की कोई भी विकृति अथवा विकार होना। ये सब जो है कारण बनते हैं एबनॉर्मल एक्शन का यूट्रस का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा, इसके कारण पूछेंगे कि बताइए किन किन कारण से जो है जो कंट्रैक्शन है वो एबनॉर्मल होता है, यानी एक्शन एबनॉर्मल होता है यूट्रस का, तो अधिक आयु में प्रेगनेंसी होना, ठीक है। बहुप्रसव मतलब मल्टीग्रेविडा, अवधि से पहले प्रसव क्रिया मतलब समय से पहले ही जो है
समय से पहले ही जो है प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाना, मतलब बच्चे के जन्म देने की जो प्रक्रिया है समय से पहले ही जो है शुरू हो जाना, प्रीमेच्योरिटी। भय जो वह चिंता भी इसका कारण बन सकता है। जो पेल्विक है इसमें कॉन्ट्रैक्टेड यानी संकरा होना, कुस्थिति और कुप्रस्तुति इसका कारण हो सकता है, और यूट्रस की कोई विकृति यानी क्षति होना इसका कारण हो सकता है। तो कारण बता दिए हमने। अब इसका प्रकार देख लीजिए, प्रकार क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर आप लोग देखे हैं कि हम लोग से दो प्रकार पूछा है, एक हाइपोनोटिक का और एक पूछा है हाइपरनोटिक का। एक हाइपो मतलब कम धीरे धीरे, ठीक है, और एक होता है हाइपर मतलब तेज़ी से यानी अत्यधिक, ठीक है ना। तो ये जो हाइपोनोटिक का मतलब है कि इसमें जो चीज़ें होगा, जो सिकुड़न होगा वह जो है धीरे धीरे होगा, वह अल्प समय के लिए होगा, ठीक है तो दोनों असमान ही। समान कब होता, जब एक नॉर्मल रेंज में होता, न तेज़ी से और न कम, ठीक है, संकुचन, तो ये जो है समान हो जाता। लेकिन असमान कब होता है, असमान तब होता है जब या तो अचानक से बहुत तेज़ी से होने लगे और कम समय के लिए, या फिर धीरे धीरे यह प्रक्रिया हो संकुचन का। समझ रहे हैं चीज़ को। तो पहला है धीरे धीरे वाला, यानी गर्भाशय अल्प संकुचन या अथवा गर्भाशय का धीरे धीरे सिकुड़ना, यह पहला है हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन या यूटेरिन इनर्शिया। समझ गए चीज़ को। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, धीरे धीरे सिकुड़न गर्भाशय का। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए फीमेल को, स्त्री को जब दर्द धीरे धीरे तथा संकुचन थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है, देखिए स्त्री को दर्द धीरे धीरे तथा संकुचन थोड़े समय के लिए होता है, यानी जब दर्द धीरे धीरे होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन जो संकुचन होता है वह थोड़े समय के लिए होता है। ओके, दर्द के समय बेचैनी नहीं होती है। प्रसव की क्रिया माँ या शिशु को क्षति पहुँचाए बिना कई दिनों चलती है, मतलब जो प्रसव की क्रिया है यह कई दिनों तक चलती है बिना किसी क्षति को पहुँचाए हुए। झिल्लियाँ इंटैक्ट रहती है, सर्विक्स धीरे धीरे विस्तारित होती है मतलब फैलती है, और गर्भाशय क्रिया धीमी रहती है। प्रसव की अवस्था में अधिक समय तक रहने के कारण स्त्री थकावट तथा बेचैनी महसूस करती है, ठीक है, और इस प्रकार से हाइपोनोटिक वाला होता है। सीधा इसको लिखिएगा कि गर्भाशय का धीरे धीरे सिकुड़ना, हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन, इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी प्रसव होता है उस समय जो यूट्रस का जो सिकुड़ना होता है वह धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे होने के कारण यह कई दिनों तक प्रसव की क्रिया चलती है। अब जो चीज़ें एक दिन में होगा और जो चीज़ें 4 दिन में होगा, तो 4 दिन वाला में ज़्यादा कष्ट होगा। जो चीज़ एक दिन में होगा, एक दिन में ही कष्ट होकर रह जाएगा, लेकिन जो चीज़ें 4 दिन चलेगा उसमें 4 दिन कष्ट होंगे। तो इस कारण इसमें सिकुड़न की क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए प्रसव भी जो है, प्रसव का प्रोसेस भी जो होता है वह कई दिनों तक चलता है। अब कई दिनों के चलने के कारण इसमें जो है बेचैनी जो है ज़्यादा और थकावट ज़्यादा होता है स्त्री को, ठीक है, और ये जो होता है इसमें झिल्लियाँ जो है इंटैक्ट रहती है, और इसमें जो सर्विक्स है वह धीरे धीरे विस्तारित होती है। तो चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत, इसीलिए इसे जो है अल्प या गर्भाशय का धीरे सिकुड़ना हाइपोनोटिक यूटेरिन एक्शन कहा गया है। ओके, चलिए दूसरा देखिएगा हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन। हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन का मतलब हो गया कि तीव्र यानी तेज़ी के साथ जो है गर्भाशय का संकुचन होगा। यह गर्भाशय की एक असमान स्थिति होती है, इसमें गर्भाशय तेज़ी से सिकुड़ता है, ठीक है। कभी कभी यह स्थिति ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा देने से भी हो जाती है। गर्भाशय के कोर्नू वाले भाग से संकुचन व दर्द प्रारंभ होता है, जो यूट्रस के निचले वाले भाग में अधिक समय तक रहता है, ठीक है। तीव्र दर्द, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तीव्र दर्द होने के बावजूद भी जो है यूट्रस का मुख धीरे धीरे खुलता है, झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है, स्त्री को पीठ तथा मलाशय में दर्द होता है। साथियों ये चीज़ समझिएगा कि जो आपके ये हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन है मीन्स तीव्र गर्भाशय संकुचन है, इसका मतलब होता है कि संकुचन कहिए या क्रिया कहिए, क्रिया का मतलब तेज़ी से काम, ठीक है, संकुचन मतलब तेज़ी से सिकुड़ना, बात वही है, ठीक है। तो जो हाइपरनोटिक है इसमें जो यूट्रस है वह एक असमान स्थिति में होता है, और इसमें जो तेज़ी गर्भाशय होता है उसमें तेज़ी से सिकुड़न होता है, ठीक है। यह कभी कभी होता है कि ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देने के कारण भी ये चीज़ें होने लगता है, जिसके कारण यूट्रस में जो है एक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है और तेज़ी के साथ होने लगता है। अब ये चीज़ें तेज़ी से होता है इसलिए इसमें तेज़ दर्द होता है। इसमें जो दर्द होता है
यूट्रस के निचले वाले भाग में अधिक होता है, ठीक है। किसमें? हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन। एक्शन मतलब संकुचन, मतलब तीव्र गर्भाशय संकुचन, मतलब इसमें तेजी के साथ गर्भाशय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और इसमें यूट्रस के निचले भाग में ज़्यादा दर्द रहता है, और यह तीव्र गति से दर्द होने के साथ में यह जो है यूट्रस धीरे धीरे खुलता है, ठीक है। यह कभी कभी ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा देने से भी यह जो चीज़ें हैं गर्भाशय तेज़ी से सिकुड़ने लगता है, ठीक है, और झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है, और जो फीमेल होता है उसका जो है पीठ और मलाशय रेक्टम में जो है पेन जो है होने लगता है, और यही जो है, और इसमें जो यूट्रस होता है उसका मुख जो होता है धीरे धीरे खुलता है। तो इस प्रकार से यही आपका हाइपरनोटिक यूटेरिन एक्शन था, यानी तीव्र गर्भाशय संकुचन था। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रसव दर्द में चुभन होना, कॉलिकी यूट्रस। आपका तीसरा जो है वो है आपके कॉलिकी यूट्रस, समझ रहे हैं ना। हम लोग जो देख रहे हैं यूटेरिन एक्शन जो देख रहे हैं, इसमें तीसरा जो प्रकार है यह है स्त्री दर्दों के कारण परेशानी हो जाती है, ठीक है, बेचैन रहती है, स्त्री का कोलोन तथा ब्लैडर फूल जाता है, झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है, सर्विक्स का विस्फारण धीरे धीरे होता है। तीसरा जो टाइप्स है वो है कॉलिकी यूट्रस। कॉलिकी यूट्रस मतलब होता है कि प्रसव दर्द में चुभन होना, मतलब चुभन होता है कैसे, तो जो स्त्री है उसको दर्द होने के कारण परेशान हो जाती है, बेचैन रहती है, इसमें किसमें? कॉलिकी यूट्रस वाले में, और स्त्री का जो कोलोन होता है, जो ब्लैडर होता है वह फूल जाता है, और फूलने से जो मेम्ब्रेन्स होते हैं झिल्लियाँ वह फट जाती है जल्दी, और सर्विक्स का जो विस्फारण होता है यह धीरे धीरे होता है। तो ये चीज़ को समझिए, यही आपका कॉलिकी यूट्रस है। तो इस प्रकार से मैं आपको तीनों यूट्रस के बारे में पढ़ा दिया। एक था हाइपोनेटिक यूट्रस एक्शन, एक था हाइपरनोटिक यूट्रस एक्शन, एंड चौथा है कॉलिकी यूट्रस। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रासूतिक सदमा। प्रासूतिक सदमा के मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रेटिक शॉक, प्रस्तुति सदमा। देखिए वह सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न होता हो, वही जो है आपके ऑब्स्ट्रेटिक शॉक कहलाते हैं। तो ये जो है आपके कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ऑब्स्ट्रेटिक शॉक क्या होता है, ठीक है, प्रास्तुतिक सदमा। तो प्रास्तुतिक सदमा जो होता है वह शॉक होता है, वह सदमा होता है जो एक प्रेगनेंसी फीमेल को जो है सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न न हो, वही जो है आपके ऑब्स्ट्रेटिक जो है शॉक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्स्ट्रेटिक शॉक वह शॉक होता है जो एक गर्भवती स्त्री में वैसा शॉक होता है जिसका कोई जो है पहले से जो शॉक हम लोग जानते हैं उसके कारण उत्पन्न नहीं होता। जैसे सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, आपके सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, उसी प्रकार से जो है बहुत सारे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो ये सब ज्ञात शॉक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रस्तुतिक सदमा एक ऐसा सदमा है जो किसी ज्ञात सदमे के कारण न होता हो, मतलब जो पहले से ज्ञात सदमा है जो अभी मैंने नाम बताया उन सब के कारण यह सदमा नहीं होता है, ठीक है, यह प्रस्तुति के दौरान जो है सदमा लगता है, ठीक है, इसी को हम लोग प्रास्तुतिक सदमा कहते हैं। यह ज्ञात होने वाला या जो पहले से ज्ञात है उस कारण से यह शॉक उत्पन्न नहीं हो, उसी को प्रास्तुतिक सदमा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कारण देख लीजिए कि किन किन कारणों से प्रास्तुतिक सदमा लगता है, ऑब्स्ट्रेटिक शॉक। कारण देख लीजिए तो देखिए यह प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, या फिर प्यूरल सेप्सिस प्रस्तुतिक पुतिता के कारण हो सकता है, मीन्स प्रस्तुति में कोई संक्रमण होने के कारण यह चीज़ हो सकता है, पीपीएच या एपीएच, समझ रहे हैं ना, पोस्ट पार्टम हेमरेज या एंटीनेंटल पार्टम हेमरेज, ये चीज़ें समझ गए। प्रसव के समय असहन पीड़ा, अंत गर्भाशय गर्भ मृत्यु मतलब इंट्रा यूटेरिन फीटल डेथ, मतलब यूट्रस के अंदर ही फीटल का डेथ हो जाना, ये सब जो है आपके उसके बाद एक्लेम्पसिया एंड प्री एक्लेम्पसिया, ये सब जो है कारण बनते हैं आपके क्या चीज़ होने का, तो ऑब्स्ट्रेटिक शॉक लगने का। अगर किसी को पोस्टपार्टम या एंटीनेंटल पोस्ट हेमरेज होता है तो इस कारण शॉक लगता है, ये वाला प्रास्तुतिक पुतिता होता है, प्यूरल सेप्सिस होता है, इस कारण से ये चीज़ें होगा, या प्रेगनेंसी ये भी कारण बन सकता है, या प्रसव के समय असहन वाला पीड़ा हो तो इस कारण से भी हो सकता है, या फिर अंतःगर्भा मतलब गर्भाशय के अंदर ही बच्चे भ्रूण का मृत्यु हो जाना भी कारण बन सकता है, एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया। और ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, तो इसके कारण भी जो है शॉक सदमा लगता है, ठीक है, उसी को प्रस्तुति का जो है हम लोग सदमा कहते हैं।
अब इसमें फीचर क्या दिखते हैं, लक्षण क्या दिखते हैं ये सदमा लगने के बाद। चलिए लक्षण देख लीजिए। तो अचानक से रक्तचाप कम हो जाएगा, ठीक है, ठंडी व चिकनी त्वचा हो जाएगा, चक्कर आना हो जाएगा, त्वचा पीली हो जाएगा और अत्यधिक हेमरेज यानी रक्तस्राव हो जाएगा। तो इस प्रकार से और प्री एक्लेम्पसिया और तेजी नाड़ी दर जो है तेज हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से एक नॉर्मल जो सदमा लगता है पेशेंट का, शॉक लगता है, तो उसी तरीक़ा से उसमें जो लक्षण होगा वो सारे लक्षण जो है आपके यहाँ भी हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब पीली त्वचा क्यों हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज रक्तस्राव होने से तो त्वचा पीली होगा ही ना होगा, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। कमजोरी होगा, चक्कर आएगा ही आएगा, ठीक है, त्वचा ठंडी और चिकनी हो ही जाएगा, रक्तचाप निम्न हो ही जाएगा बहुत सारा ब्लड निकलने से। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है, यही आपका फीचर सब है, क्लिनिकल फीचर। नाड़ी दर तेज हो ही जाएगा, प्री एक्लेम्पसिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लक्षण होते हैं आपके क्या चीज़ का, ऑब्स्ट्रेटिक शॉक का। ओके, अब यहाँ पे हम इसको मैनेजमेंट प्रबंध कैसे करेंगे, तो चलिए देख लीजिए। निम्न रक्तचाप को स्थिर कर समान बनाए रखें। अगर किसी को लक्षण ये दिखता है शॉक में कि इसमें जो है ब्लड प्रेशर कम गया है, तो उसको नॉर्मल बनाए रखेंगे, ठीक है, स्थिर रखेंगे। और जो भी प्रेगनेंसी हो उसको बिस्तर पर सीधा लिटाना चाहिए। गर्भवती महिला को बिस्तर बेड पर सीधा लिटाना चाहिए। समान प्रसव संभव न हो तो सिजरियन सेक्शन करना चाहिए। मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी संभव ना हो तो उसमें चीरा लगा के जो होता है वह जो है करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। उसके बाद है देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद है प्रसव पूर्व, यानी आप लोग समझ लीजिए प्रसव पूर्व जो है पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसी चीज़ को यहाँ पे लाइन को दोहरा दिया गया है, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं पूर्व में देखभाल करेंगे और बाद में भी देखभाल करेंगे। संपूर्ण आहार बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको एनीमिया होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे, क्योंकि ऊपर में देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव भी इसमें हो सकता है। तो ये सब कारण आपके प्रबंध में कर सकते हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि बताइए कि प्रस्तुतिक सदमा ऑब्स्ट्रेटिक शॉक क्या होता है, तो बता दीजिएगा ना कि एक ऐसा शॉक जो पहले से जो ज्ञात शॉक है उसके कारणों से उत्पन्न न हो, उसी को हम लोग प्रस्तुति का शॉक कहते हैं। इसके तब कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण में जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे कारण यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। चूँकि नाम से स्पष्ट है कि प्रस्तुति का सदमा यानी प्रस्तुति में लगने वाला सदमा, ठीक है। तो इसमें तो कार्डियोजेनिक या हाइपोवोलेमिक या वगैरह वगैरह का कारण कुछ होगा ही नहीं होगा, जो भी कारण होगा वह प्रसव के कारण होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो है डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग, ठीक है। डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग मीन्स समझिए कि डिसफंक्शनल मतलब काम में बाधा, यूटेरिन मतलब मूत्र और ब्लीडिंग मतलब रक्तस्राव, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए। डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग को असमान यूटेरिन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो यूट्रस होता है उससे अनियमित समय पर अथवा कम अथवा अधिक रक्तस्राव होता है। इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह आपके नियमित अंतराल के बाद भी जो है रक्तस्राव यानी जो हेमरेज होता है वह होते रहता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिसफंक्शनल यूटेरिन जो है ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, किसमें, यूटेरिन ब्लीडिंग में, ठीक है। देख लीजिए, तो डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग को असमान यूटेरिन ब्लीडिंग भी कहते हैं। वही चीज़ें हैं, असमान डिसफंक्शन हो जाएगा मतलब कार्य में बाधा हो जाएगा, मतलब असमान हो जाएगा, तो इसे असमान यूटेरिन ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसमें जो यूट्रस जो गर्भाशय होता है उससे अनियमित समय पर कम अथवा अधिक रक्तस्राव होता है। मतलब जो यूट्रस होता है उससे कोई लिमिट नहीं रहता है, उसका कार्य में बाधा आ जाता है, अनियमितता हो जाता है, जिससे किसी भी समय अनियमित समय कम या अधिक मात्रा में जो है ये रक्तस्राव होते हैं। ओके, इसमें जो आपके मासिक स्राव होते हैं वह जो है नियमित अंतराल के बाद भी जो है आपके क्या होते हैं, रक्तस्राव होते रहते हैं। मीन्स यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे फंक्शन बिगड़ जाता है, किसके, यूट्रस के फंक्शन बिगड़ जाता है और इस कारण से अनियमित समय पर कम व अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होते रहता है। और इसमें जो मासिक स्राव होते हैं उसमें तो नियमित अंतराल पे ये होते ही रहते हैं ब्लीडिंग, उसके बाद भी यह जो है अंतराल पे होते रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ मेंस्ट्रुएशन में भी होता है और यहाँ भी बाद में भी होता है। इसमें अनियमितता हो जाता है कार्य करने में यूट्रस का और ब्लीडिंग कम व अधिक होते रहता है, ठीक है।
तो इसीलिए इसे हम लोग डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, समझ लीजिए। इसका लक्षण क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं अगर जो यूट्रस है उसको जो है अगर डिसफंक्शन हो गया काम करने में और ब्लीडिंग कम व अधिक होता है एक लगातार अंतराल पे, तो उसका क्या लक्षण दिख सकता है, सिम्टम्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बातें हैं, देखिएगा, यौन संबंधों के बाद ये जो चीज़ें हैं ये कब होने लगेगा, तो लक्षण देखते हैं कि जैसे ही आप जो है रिलेशन होगा, रिलेशन के तुरंत बाद जो है ये चीज़ें होने लगेगा, मतलब ब्लीडिंग होने लगेगा। मेनोपॉज के बाद, अब मेनोपॉज आप लोग समझते हैं कि मेनोपॉज कब होता है, तो उसके बाद ये चीज़ें होने लगेगा। अधिक मात्रा में रक्तस्राव भी इसका लक्षण बन सकता है। ओके, उसके बाद देखिएगा स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब जो माहवारी के बीच में जो होता है उस बीच में भी जो है ये ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो है रुक जाएगा। ओके, और अधिक दिनों तक जो है ये चीज़ें चलेगा माहवारी। ठीक है, लॉन्ग डे, ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग डे तक चलेगा। मतलब ये सब कुछ लक्षण दिखते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लीडिंग का ही बात है, समझ गए। चाहे वो आपके रिलेशन के बाद हो या मोनोपेज के बाद हो या फिर जो है अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग ही हो या फिर महामारी के बीच में ही ये चीज़ें होने लगे या महामारी कई दिनों तक खींच सकता है ये ब्लीडिंग होने से। क्योंकि इसमें जो यूट्रिन है वह यूट्रिन में असमान काम हो गया है, फंक्शनल गड़बड़ा गया है, जिसके कारण कोई जो है अंतराल नहीं है कि हाँ इतने अंतराल पर होगा, और यह ब्लीडिंग बिना किसी समय, बिना किसी चीज़ों को देखे हुए, बिना किसी अंतराल पर जो है आपके होते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इससे जो है डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग कहा गया। ओके, अब कारण क्या हो सकता है, चीज़ों को देख लीजिए। कारण में हो सकता है असंतुलित हार्मोन, मतलब जो हार्मोनल होता है फीमेल में उसमें इम्बैलेंस हो जाए। यूटेरिन फिब्रोइड, जो यूटेरिन फिब्रोइड है वो हो सकता है। ओवरी, गर्भाशय, सर्विक्स, कैंसर, ये सब का कैंसर भी इसका कारण हो सकता है कि रेगुलर जो है आपके ब्लीडिंग, रक्तस्राव होता रहे। उसके बाद है गर्भाशय दीवार का पतला होना, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन बाल, मतलब जो इस यूट्रस का जो बाल होता है, दीवार होता है, उसका पतला हो जाना। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई जो है विकार होना। तो ये सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि ये सब कारण बनता है डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग का। क्या क्या, असंतुलित हार्मोन, यूट्रिन फिब्रोइड, ओवरी का, यूट्रस का, सर्विक्स का कैंसर, ठीक है, चाहे गर्भाशय का जो दीवार है उसका पतला होना, या फिर ब्लीडिंग से रिलेटेड जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इससे रिलेटेड कोई बीमारी होना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कारण बनता है। तो आपको मैं कारण बता दिया, लक्षण बता दिया, और ये आपके डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग होता क्या है ये बता दिए। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई अगर क्यूरीज हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे इंग्लिश सबका इसी के साथ में दे दिया गया था, और ऊपर वाले प्रश्न का जो है एबनॉर्मल यूट्रिन एक्शन का इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी वाले के लिए तो सभी जगह मान्य होगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।